हाय फ्रेंड्स, उदय जीएस रिसर्च सेंटर के प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर स्वागत। जैसा कि फ्रेंड्स आपने इसके पहले देखा मॉडर्न हिस्ट्री, और मॉडर्न हिस्ट्री में आप सहायक संधि देख रहे थे। और सहायक संधि में आज की जो क्लास है, आप यहां से देखेंगे कि 1776 से, सबसे पहले तो आप 1776 से पहले आप याद रखिए एक घटना हुई थी, फ्रांस की क्रांति। तो फ्रेंड्स आइए चलते हैं। आज जो हमें पढ़ना है वह है सहायक संधि। क्या पढ़ना है? सहायक संधि। जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि जो सहायक संधि होती है वह गवर्नर जनरल के रूप में बेलेजली आता है। और बेलेजली जब आता है तो सबसे पहले कहता है कि मुझे केवल युद्ध नहीं करना, केवल सहायक संधि करना सभी राजाओं के साथ। यानी भारत में जितने प्रांतीय हैं और प्रांत में जितने राजा हैं सभी को क्या करना है, सबके साथ बैठ करके सहायक संधि करना। क्योंकि युद्ध में क्या होता है, खर्च होता है, और उस खर्च को मुझे बचाना है और मैं खर्च करना नहीं चाहता। एक कंडीशन ये था, और दूसरा कंडीशन क्या था आप समझेंगे कि सहायक संधि जब ये लाया 1798 ईस्वी में बेलेजली। इसके पहले सहायक संधि से रिलेटेड थोड़ा सा टॉपिक्स की क्लास बन चुका है, और आप देखेंगे कि आज जो अधूरे हैं सहायक संधि, इसे आज हम पूरा करने का भरसक प्रयास कर रहे हैं और पूरा हो भी जाएगा। फ्रेंड्स एक बात याद रखिएगा कि थोड़ा सा पीछे चल करके आप देखेंगे ये फ्रांस की क्रांति, और फ्रांस की क्रांति आप देखेंगे 1789 से लेकर 1799 तक फ्रांसीसी की क्रांति चलती। यानी फ्रांसीसियों की जो क्रांति चलती है वो 1789 से लेकर 1799 तक चलती है। उस समय राजा लुई 16वां था। लुई 16वां याद रखिएगा, ये कभी भी जो 3 स्टेट में जो अपने एरियाज कैटेगरी को बांटे थे, 3rd स्टेप में जो स्टेट था उसका भरपाई ना कर पाने के कारण उसको सुख जीवन यापन करने का अधिकार ना दे करके उससे जबरदस्ती टैक्स के रूप में वसूला जाता था। एक दिन ऐसा आया कि लुई 16वां खुद कानून बनाया कि कानून सर्वोच्च है। लुई 16वां क्या बनाया? कानून सर्वोच्च है। कानून सर्वोच्च है, इसी के अंतर्गत आप जानते हैं ये कह दिया कि कानून सर्वोच्च है, इसी के नीचे अंदर सब याद रखिएगा, चाहे वह राजा हो चाहे वह प्रजा हो, दोनों इसी के अंतर्गत कार्य करेंगे। जो इसका उल्लंघन करेगा सीधा सीधा उसे फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा। एक समय ऐसा आया जब 3 स्टेट को, यानी प्रथम ई स्टेट, द्वितीय ई स्टेट और तृतीय ई स्टेट में बांट करके कैटेगरी को, 3rd ई स्टेट को वह अपने कानून के अंतर्गत उसकी भरपाई ना कर पाने के कारण तृतीय ई स्टेट वाले क्या किए, राजा के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दायर कर दिए, जिसमें 3rd स्टेट में वकील लोग आते थे। ये कानून के दायरे में फंसा करके देशद्रोह लगा करके लुई 16वां को फांसी के फंदे पर टांग दिए। यानी कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि लुई कौन सा राजा था फ्रांस का जिसको खुद स्वयं अपने कानून में ही फंस करके फांसी के फंदे पलटक गया था, तो लुई 16वां था।
फ्रेंड्स, उस समय क्रांति चल रही थी। बात ये थी कि जैसे जब ये फांसी के फंदे पर टंग जाता है लुई 16वां, इसका बेटा हेनरी तृतीय 9 साल की उम्र में गद्दी पर बैठता है। अब आप सोचिए कि 9 साल की उम्र में क्या शासन चलाएगा। फिर इसके बाद नेपोलियन आता है और नेपोलियन, याद रखना, फ्रांस की दशा एकदम बदल देता है कि फ्रांस की जो भी इकोनॉमिकल कंडीशन, आर्थिक स्थिति की जो दयनीय थी, उसे अच्छे से सुधार दिया और विस्तार भी कर दिया। और याद रखना, युद्ध करने में भी नेपोलियन माहिर था। अब नेपोलियन आया। ये नेपोलियन, याद रखिएगा, इतना तानाशाह हो गया था, इतना जबरदस्त, बस केवल इसका एक ही मकसद था, सिधाना था। आप ये समझिए, एक ही टारगेट था, केवल निशाना था ब्रिटेन। नेपोलियन का मकसद केवल यही था कि ब्रिटेन का जहां जहां कब्जा है उस पे हम निशाना साधेंगे और उस पे अटैक भी करेंगे। ये नेपोलियन का कारनामा था। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, जैसा कि आपने देखा कि उसी दौरान भारत में प्रथम कर्नाटक युद्ध और द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध, यानी प्रथम में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर के और द्वितीय जो कर्नाटक युद्ध था, कर्नाटक और हैदराबाद के उत्तराधिकार को लेकर के हुआ था। और तृतीय, आपने तृतीय कर्नाटक युद्ध देखे होंगे, वो भी यूरोप से ही चला था। तो फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं इन दोनों तीनों क्रांतियों को आपस में लड़ाइयां करने वाले कौन थे? फ्रांसीसी और ब्रिटेन। इसका मतलब एक तरफ फ्रांसीसी होंगे और एक तरफ ब्रिटेन होंगे। इसका मतलब कि अगर बदला लेना कोई चाह रहा है तो नेपोलियन ही है। इसलिए नेपोलियन बार बार कराए कि हमें जहां जहां ब्रिटेन का कब्जा दिखाई देगा वहां वहां हम कब्जा करेंगे। उसका टारगेट एक ही था। केवल टारगेट क्या था कि अमेरिका, आपको याद होगा कि अमेरिका में भी 4 जुलाई 1776 में आपने देखा कि अमेरिका आजाद हो गया। यहां लिखेंगे 4 जुलाई 1776 को जब अमेरिका आजाद हुआ, जब अमेरिका आजाद हुआ तो आजादी से पहले याद रखना अमेरिका का साथ फ्रांस दे रहा था। आप पूरे विश्व में देखिए, जहां जहां जबरदस्त युद्ध हुए हैं अमेरिका के साथ फ्रांस रहा है। क्लियर? यानी कि अगर 2 महाशक्तियों के रूप में देखा जाए तो ब्रिटेन और फ्रांस ये दोनों आपस में भिड़ते रहे। कर्नाटक युद्ध देखिए, उधर देखिए अमेरिका के साथ फ्रांस लगा हुआ है, उधर एक तरफ ब्रिटेन है। दोनों महाशक्तियां एक दूसरे से कब पाए मौका गिरा दें, इस तरीके से आपने देखा। अब सवाल उठता है कि जब 4 जुलाई को 1776 को अमेरिका आजाद होता है तो ब्रिटेन से चंगुल छूट गया। ब्रिटेन का हाथ, यानी कि ब्रिटेन के जो हाथों में फंसा हुआ था अमेरिका, वह उसके चंगुल से छोड़ गया, स्वतंत्र हो गया। और जब स्वतंत्र हो गया तो ब्रिटेन वाले के दिमाग में केवल क्या चल रहा है? केवल भारत चल रहा है। यानी अब भारत में हमें इस तरीके से काम करना है कि अच्छे तरीके से, जिससे कि कहीं ऐसा ना हो कि फ्रांस यहां भी आ जाए। अब आपके मन में उठ रहा होगा कि आखिर फ्रांस कैसे आ जाएगा,
क्योंकि अगर अमेरिका वालों को, सॉरी ब्रिटेन वालों को, अगर अंग्रेज को अगर डर था तो केवल नेपोलियन से ही डर था। क्यों? क्योंकि नेपोलियन एक ऐसा शख्स था जो कि ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया पर भी विजय पताका लहरा रहा। हर जगह जिधर जाता था नेपोलियन, जिधर जहां गया है सब जगह विजय उसका होता रहा। धीरे धीरे ये बात अमेरिका के मन में होने लगा कि नेपोलियन जो है वो फ्रांसीसी है और फ्रांसीसियों का जहां जहां हाथ रहा है वहां वहां विजय होता रहा और हमारी हार होती गई। एक समय ऐसा आया, आपने देखा होगा कि 1792 ईस्वी चल रहा था। 1792 ईस्वी में जब नेपोलियन मिस्र पर और ऑस्ट्रिया पर विजय, चारों तरफ यूरोपीय कंट्री पर पताका लहराने लगा विजय का, तो अमेरिकन को एक धमकी जैसा एहसास भरा लग गया, क्योंकि नेपोलियन कहा था मेरा टारगेट केवल केवल ब्रिटेन है। ब्रिटेन यानी अंग्रेज वालों का जहां जहां कब्जा होगा उसी पे हम टारगेट बनाएंगे। इसका मतलब भारत में भी ब्रिटेन है तो नेपोलियन का कब्जा यहां भी हो सकता है, स्वाभाविक सी बात है। इसलिए अंग्रेजों को डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पास भी आ जाएं, भारत में भी आ जाएं और हमको भारत से भी निगलेक्ट कर दें, क्योंकि अमेरिका के साथ क्या किए, अमेरिका से निगलेक्ट हमको कर ही दिए, कहीं ऐसा ना हो भारत से भी हमको हटा दे। याद होगा 1792 ईस्वी में नेपोलियन ने एक साथ मांगा था, वह भी श्रीरंगपट्टनम में। श्रीरंगपट्टनम में एक साथ मांगा था और वह भी किस, एक ऐसा इंसान था जिसे आप जानते हैं कि फोर्थ और तृतीय, प्यारे याद रखिएगा, तृतीय और चतुर्थ आंग्ल मैसूर जो युद्ध हुआ था, आंग्ल मैसूर युद्ध, इसमें एक व्यक्ति थे टीपू सुल्तान। कौन थे? टीपू सुल्तान। अब याद रखिए, तृतीय और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान मैसूर का उस समय शासक था। भाई ये आप इंपॉर्टेंट समझिएगा कि कहने का मतलब कि 90 और 92 के दशक में जब आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, बड़ी बात यह है कि श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान और नेपोलियन का मांग, ये दोनों एक दूसरे के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो गए। इधर टीपू सुल्तान भारत का है, मैसूर का है, और ये नेपोलियन जहां जहां जा रहा है केवल केवल टारगेट किसका है? ब्रिटेन के कब्जा करने पर। जहां जहां ब्रिटेन का कब्जा वहीं पर क्या है, हम निशाना बनाएंगे। भारत में टीपू सुल्तान भी है और इन दोनों एक साथी बनने के लिए तैयार हैं कि हम दोनों एक साथी हो जाएंगे और ब्रिटेन का एक नेस्ता नाबूद कर देंगे। इसका मतलब कि टीपू सुल्तान अगर जिंदा होता तो किसका साथ मिला होता? नेपोलियन का अगर साथ मिला होता तो शायद टीपू सुल्तान मैसूर से कभी हारता ना, और मैसूर से ना हारता तो आप समझ सक रहे हैं मैसूर नेपोलियन का साथ मिलने के बाद टीपू सुल्तान बहुत अच्छा खासा दक्षिण भारत पर राज भी करता। ये बातें आपको समझ जानी चाहिए, क्योंकि नेपोलियन को डर किसका है? अंग्रेजों को डर है। और आप जानते हैं कि अंग्रेज वाले कहां पे हैं? भारत में हैं। और दूसरा कंडीशन, जब नेपोलियन का साथ टीपू सुल्तान को मिलने लगा तो अंग्रेज वाले के मन में एक बात उठने लगी कि जल्दी से जल्दी मैसूर को कब्जा कर लिया जाए, वरना टीपू सुल्तान तो नेपोलियन से मिल चुका है, और मिल चुका है तो अब इसका मतलब कि जब नेपोलियन भारत की तरफ पलायन करेगा
तो हम सबके ऊपर भी अटैक कर सकता है। ये बात सूचना मिलने के बाद आप जानते हैं लॉर्ड बेलेजली, गवर्नर जनरल बेलेजली, उसके मन में ये उठा कि हम कहीं ऐसा ना हो कि हम हार जाए नेपोलियन से। इससे बेटर है पहले हम जाकर के भारत में सभी प्रांतों से हम सीधे सीधे मिल करके संधि कर लें और ऐसी संधि करें कि भारत में जो है हमारा वर्चस्व हो जाए। ये बेलीजली सोच रहा है और बेलीजली का सोचना भी ठीक था, इसलिए क्योंकि नेपोलियन भी एक यूरोपियन कंट्री से आया हुआ व्यक्ति, और आप जानते हैं ब्रिटेन भी एक बाहरी शक्ति है। बाहरी शक्ति हम चाहते, बाहरी शक्ति ये चाहता, ब्रिटेन चाह रहा है कि हम चाहते हैं कि नेपोलियन आए, और नेपोलियन सोचता है कि ब्रिटेन यहां पर कैसे कब्जा जमा रहा है, हम उसको नेस्तनाबूद कर देंगे। जब टीपू सुल्तान का इसका साथ मिला, इसके पहले भेद खुल गए और उसके बाद टीपू सुल्तान के ऊपर अटैक पे अटैक होने लगा, और जब होने लगा लास्ट में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब आइए चलते हैं कि जो सहायक संधि, सहायक संधि लाई गई, और वह सहायक संधि फ्रेंड्स याद रखिएगा बहुत स्पेशल। अब बेलेजली आया, जैसे बेलेजली पहुंचा भारत में 1798 ईस्वी में, बंगाल का गवर्नर जनरल बन के आया। इसके मन में बस एक ही बात थी कि हम युद्ध नहीं करेंगे, हम युद्ध नहीं करेंगे, हम केवल सहायक संधि करेंगे। और सहायक संधि ऐसे नहीं करेंगे, सभी यानी भारत के जितने प्रांतीय हैं, जितने प्रांत विभाजन हुए हैं, हम चाहते हैं कि सभी प्रांतों के पास जितने राजा हैं, नवाब हैं, उन नवाबों के पास हम क्या करें, एक खत भेज दें, और उस पत्र को भेजने के बाद उनसे कह दें कि आइए सब लोग हमसे सहायक संधि कर लीजिए और अपना जो क्षेत्र है वह हमारे अंदर कर लीजिए। ये बेलीजली का कहना था। और बेलीजली सोचता क्या, जरा ध्यान दीजिएगा, बेलीजली सोचता है क्या, बेलीजली ये सोच रहा है कि जब हम सबसे सहायक संधि कर लेंगे, सहायक संधि कर लेंगे, तब सभी प्रांतों के नवाब क्या हो जाएंगे, बफर स्टेट का काम करेंगे। क्या करेंगे, बफर स्टेट का काम करेंगे। अब सवाल उठता है कि बफर स्टेट क्या है। आपने देखा होगा, एक वर्ड सुने होंगे नाटो, जो कि इस नाटो का मेन मुखिया अमेरिका है। आपने न्यूज हेडलाइन में देखा होगा कि नाटो का जो मुखिया है अमेरिका, वह अमेरिका ये चाहता है कि यूक्रेन जिस दिन नाटो का सदस्य हो जाएगा
उस दिन नाटो के जितने सदस्य हैं, अगर कोई बाहरी शक्ति नाटो के सदस्य पे अटैक करेगा, उस दिन सभी नाटो के सदस्य मिल करके उस बाहरी शक्ति का विरोध करेंगे और लड़ाई करेंगे, उससे निपटेंगे। उसके बाद तब अमेरिका पहुंचेगा। यही सिद्धांत यहां भी लागू है। बफर स्टेट का मतलब आप समझ जाइए कि बंगाल में बैठा गवर्नर जनरल ये कहता है कि मैसूर, निजाम, मराठा सब के सब जितने लोग हैं सब मुझसे आके संधि कर लेंगे, और जब संधि कर लेंगे तो कहने का मतलब कि जब कोई बाहरी शक्ति में इनके ऊपर अटैक करेगी और जितने सदस्य हमारे सहायक संधि में रहेंगे सब जुट करके उसका विरोध करेंगे जो बाहरी शक्ति आ रही है। उसके बाद हम भी आ जाएंगे भाई निर्णय करने के लिए। अब बेलेजली कितना चला गया, बेलेजली ये भी करा है कि टेंशन ना लीजिएगा, हमारे अंतर्गत जितने सहायक संधि के तहत जितने प्रांत रहेंगे सब के सब आपका साथ देंगे। एक गजब की कहानी है बेलेजली की। तो ये बफर स्टेट का काम करना चाह रहा था। बातें समझ आ रही होंगी। याद रखिए फ्रेंड्स की बफर स्टेट में बेलेजली ने इस तरीके से लागू कर दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले अगर देखा जाए बेलेजली द्वारा जैसे पहुंचा, सबसे पहले किस प्रांत में सहायक संधि किया, मेन पॉइंट तो ये है, याद रखिएगा। सबसे पहले आप एक मैप बनाएंगे, ये भारत है। आप देखिए फ्रेंड्स यहां पर गवर्नर बैठा हुआ है, बेलेजली बैठा हुआ है। यहां पर आपने देखा मराठा, और यहां पर पुणे, और यहां पर मैसूर, यहां पर निजाम, यहां पर त्रावणकोर, यहां पर अवध के नवाब, यहां पर दिल्ली केंद्रीय सत्ता, यहां पर आपने देखा होगा सिंधिया, यहां पर आपने देखा होगा होलकर, और आप यहां पर देखे होंगे भोसले। क्लियर। अब यहां पर लिखते जा रहे हैं बंगाल, और याद रखिए यहां पर मराठा, यहां पर निजाम, यहां पर भोसले, और यहां पर याद रखिए अवध, यहां पर दिल्ली की केंद्रीय सत्ता, और ये अवध का नवाब याद रखिएगा, ये ग्वालियर, यहां पर सिंधिया है, यहां पर होलकर है। क्लियर। ये नागपुर है, ये आप देखिए मैसूर है, ये त्रावणकोर है, और उसके बाद यहां राजपूताना लोग हैं, और आप जानते हैं यहां पर गायकवाड़ भी मराठा लोग हैं। तो इस प्रकार से छाए हुए हैं। ठीक। बेलेजली आया, और जैसे ही बेलेजली पहुंचा, पहुंचने के बाद उन्होंने कहा क्या कि 1798 में सबसे पहला खत किसके पास भेजा, निजाम के पास भेजा, निजामों से संधि करने के लिए कहा। किसको कहा, निजामों से संधि कर लिया, यानी यहां लिख लीजिए निजामों से संधि कर लिया। वह भी ऐसी संधि नहीं, सहायक संधि, ये भी लिख लीजिए। सर्वप्रथम किससे सहायक संधि की, निजाम से, इनसे सहायक संधि कर ली। अब इनका मुख हो गया बंद। इसका मतलब ये बफर स्टेट का काम करना शुरू कर दिए।
ये 1798 की कहानी है। फिर 1799 में आप जानते हैं कि जो आंग्ल मैसूर का चतुर्थ युद्ध हुआ 99 में। 99 में टीपू सुल्तान मारा गया। वही सुल्तान है जो नेपोलियन से जा मिला था, दोस्ती करने के इरादे हुए थे। टीपू सुल्तान की हत्या हुई और यहां पर याद रखिए मैसूर का शासक था ही। मैसूर की प्रथम शासक याद रखिए अड़यार वंश था। अड़यार वंश था। और याद रखिए टीपू सुल्तान की हत्या होने के बाद यानी अंग्रेजों द्वारा जब हत्या कर दी गई तो मैसूर में अड़यार वंश के 3 साल का बच्चा, 3 वर्ष का शिशु, 3 वर्ष का शिशु, उसे मैसूर का शासक बनाया जाता है, जिसका नाम था कृष्णराज तृतीय। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जब टीपू सुल्तान को हरा करके उसकी हत्या कर दी गई तो मैसूर में जब अड़यार वंश को 3 वर्ष का शिशु कृष्णराज तृतीय को बैठाया गया तो अंग्रेजों ने ही बैठाया। आप बताइए, जब अंग्रेजों ने बैठाया है तो अंग्रेज तो जो भी कुछ कहेंगे उसी तरीके से करेंगे। तो हस्तलिखित, हस्तलिखित हस्ताक्षर भी कराए और जैसे ही हस्ताक्षर करा लिए तो ये क्या हुआ? कृष्णराज तृतीय ये भी गुलाम बन गया। यहां भी सहायक संधि हो गई। कौन सी संधि हो गई? सहायक संधि। तो 98 में निजामों के साथ और 99 में किसके साथ हुआ? मैसूर के साथ संधि हो गई, कृष्णराज तृतीय के साथ। फ्रेंड्स, इतना समझ में आ गया होगा। इसी दौरान 99 में तंजौर से भी सहायक संधि की। 1799 में तंजौर से भी सहायक संधि की। किसने किया? अंग्रेजों ने। मतलब 3 एरियाज हो गए अच्छे खासे। इसका मतलब सभी क्या हो गए? सब के सब बफर सिस्टम हो गए। ये वाले एरिया तो चले गए, आपने अच्छे से देख लिया। अब इसे एक बार मिटाते हैं, उसके बाद फिर आगे। 99 हो चुका है। अब देखिए फिर उसके बाद 1800 ईस्वी में पुनः एक बार तो यहां संधि का पत्र भेजे और उसके बाद कह दे कि ऐसा काम नहीं चलने वाला है, अब इसको लिखित कर लीजिए भैया, नहीं तो बार बार आप भी टेंशन होंगे, हम भी टेंशन होंगे। तो यहां पर पुनः दोबारा सहायक संधि हुई। अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत का कौन सा ऐसा प्रांत था मुगलों का जिसमें 2 बार सहायक संधि हुई, तो वह निजामों का था। निजामों से 2 बार सहायक संधि हुई। जैसा कि आप जानते हैं, पहला 1798 में और दूसरा ये फर्स्ट है, और 1800 में ये सेकंड, यानी दो बार सहायक संधियां हुई। किसके साथ? अंग्रेजों के साथ और निजामों के साथ। क्लियर? इतनी बातें आपको अच्छे समझ में आ गई होंगी। चलिए इसे मिटाते हैं। अब देखिए 1800 हो गया। अब 1801 में याद रखिएगा अंग्रेजों द्वारा 1801। अब ये तो एरिया क्लियर हो चुका है आपका, ये वाला एरिया आपका आसानी से समझ में आ गया होगा कि ये बफर स्टेट का काम करने लगे। यानी कि कभी भी अगर मैसूर के ऊपर
कोई बाहरी शक्ति अटैक करती है तो निजाम और भोसले और ये अंग्रेज सब मिलकर के इसके साथ रहेंगे और बाहरी शक्ति का विरोध करेंगे। ये बफर स्टेट का ही काम है। ये बात तो पक्की हो गई। अच्छा ठीक है। अब 1801 में अवध के नवाब सुजाउद्दौला के साथ भी याद रखना सहायक संधि हो गई। क्लियर? सहायक संधि हो गई। अब फ्रेंड्स याद रखिए, अब सवाल उठता है कि 1802 में क्या हुआ, किसके साथ हुआ? अवध के साथ हो गया। अब ये एरिया तो कवर हो गया, इसके बाद अवध के साथ हो गया। अब देखेंगे पेशवा मराठा के साथ। 1802 में पेशवा के साथ हो गया, पेशवा के साथ सहायक संधि हुई। क्लियर? किसके साथ हुई? पेशवा के साथ हुई। अब आइए चलते हैं 1803 में। 1803 में यहां पेशवा के साथ हुआ। 1803 में याद रखिए सिंधिया के साथ होता है। सिंधिया भी मराठा ही थे। क्लियर? तो अंग्रेजों का सहायक संधि सिंधिया यानी ग्वालियर, सिंधिया के साथ हुआ। किसके साथ हुआ? 1803 में अंग्रेजों के साथ हुआ। आगे चलते हैं। क्लियर? और याद रखिए 1803 में भोसले के साथ भी होता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। क्लियर? यहां आप लिखेंगे पहले किसके साथ होता है, पहले भोसले के साथ होता है। यहां लिखेंगे, यहां सिंधिया यानी 1803 में भोसले के साथ, जो कि नागपुर में है, इनके साथ होता है। 1804 में सिंधिया के साथ होता है। सहायक संधि होती है 1804 में किसके साथ होती है? सिंधिया के साथ सहायक संधि होती है। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं। उसके बाद इसी 1803 में ये होलकर बचे हैं। जैसा कि आप जानते हैं जसवंत होलकर, यहां लिख लेंगे 1803 में दो लोग के साथ होती है। होलकर के साथ जसवंत होलकर और भोसले। होलकर कहां थे? इंदौर में। इनके साथ हुआ और भोसले के साथ हुआ। और 1804 में किसके साथ हुआ? सिंधिया के साथ हुआ। तो इस प्रकार से क्या हो गया, ये अंग्रेजों ने क्या किया, सबके साथ सहायक संधि कर ली और सब बफर स्टेट का काम करने लगे। यानी कोई बाहरी शक्ति आती तो बेलेजली तो यही चाह रहा था कि हमको नेपोलियन से डर है, और नेपोलियन से डर है तो नेपोलियन यूरोपियन कंट्री से आएगा, बाहर से आएगा। अगर बाहर से आएगा, हम सबके साथ जब संधि किए रहेंगे, सब जुट करके हम तोड़फोड़ करेंगे। ये तो बेलेजली चाह रहा था, क्योंकि वो भी चाह रहा था कि हमारे युद्ध में तो नुकसान तो ही होगा। क्या होगा? युद्ध अगर होता है, उस युद्ध में तो नुकसान तो होना ही है। अगर उस युद्ध में नुकसान होगा तो हमारा भी होगा, उनका भी होगा। इसलिए क्या चाह रहे थे कि हम जल्दी जल्दी से फटाफट संधि कर लें, वो भी सहायक संधि। अब सहायक संधि की शर्तें क्या थी, इसको दे लीजिए। सहायक संधि से शर्तें क्या होती है? फ्रेंड्स चलिए, अब आप अगला उठता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो सहायक संधि 1804 तक हुए, यानी जोधपुर भी हुआ, और याद रखिएगा जयपुर भी हुआ, और उसके बाद बूंदी भी हुआ, याद रखिए भरतपुर भी हुआ। सब इस तरीके से क्या क्या कहां कहां हुआ? जोधपुर,
भरतपुर, बूंदी और जयपुर। यहां जो छोटे छोटे सूबेदार थे, जो यहां के प्रशासन देख रहे थे, उनके साथ भी क्या हो गया, सहायक संधि हो गई। इस तरीके से सब के सब क्या होते चले गए, एक बफर स्टेट का काम करने लगे, सब के सब उसके गुलाम हो गए। क्लियर? अब आइए हम चलेंगे कि सहायक संधि की शर्तें क्या थी। सहायक संधि की शर्तें क्या थी, याद रखिएगा। सहायक संधि ये थी कि सिंपल तरीके से आप समझेंगे कि राज्य जो है, राज्य की सुरक्षा होगा, पहला कंडीशन। राज्य की सुरक्षा, अंग्रेजों का प्रशासन, ये शर्तें हो गई। नंबर 2, जैसा कि आप जानते हैं कि अंग्रेजों ने क्या कहा था, अंग्रेजों ने कहा था कि अगर हमसे आप संधि कर लेंगे तो आपकी सेना जो है, यानी कि राज्य की जो सेना है वह भंग कर दी जाएगी, यानी कि राज्य की भंग कर दी जाएगी, राज्य की सेना को भंग कर दिया जाएगा, और हम, यानी हम मतलब अंग्रेज अपनी तरफ से सेना देगा। क्लियर हो गया? और एक कर्मचारी के रूप में, तीसरा, सेना देगा। अब बताइए सेना का खर्चा कौन देगा? अंग्रेज अपनी तरफ से नहीं देगा। इसका मतलब सेना का खर्चा राज्य के, जिस राज्य में सेना की जरूरत होगी राज्य ही भरपाई करेगा, यानी सेना का खर्चा राज्य ही भरपाई करेगा। इसका सिद्धांत था, सेना का खर्चा कौन भरपाई करेगा? राज्य ही भरपाई करेगा। अच्छा ठीक है, अगला कंडीशन क्या था? अंग्रेजों ने यह भी कहा था कि हम एक कर्मचारी, जितने राज्य हैं जिन्होंने मेरे साथ सहायक संधि की है, सभी के साथ जिन्होंने सहायक संधि की है, और सहायक संधि आपने अगर कर लिया है तो हम अपने आपके ऑफिस में वर्कर के रूप में, आप समझिए एक कर्मचारी के रूप में मैं रेजिडेंट एक भेजूंगा, एक आदमी, एक सेना भेजूंगा। वह क्या करेगा? एक हेल्पर का काम करेगा। क्या करेगा? हेल्पर का काम करेगा। हेल्पर का काम मतलब सहायता करेगा आपका। अगर सहायता करता है तो याद रखिएगा सारी जिम्मेदारी उसी की होगी। कुछ भी होता है इधर उधर आदान प्रदान वही करेगा, आप कुछ भी नहीं करेंगे। इस तरीके से अंग्रेजों ने कह दिया। अगला पॉइंट क्या उन्होंने कहा क्या कि ऐसा है, हमें जो विदेशी मामले दे दीजिए। क्या कहा उन्होंने? विदेशी मामले दे दीजिए। विदेशी मामला से मतलब क्या है? विदेशी मामला से ये है कि मतलब कि आप जो है आंतरिक देखिए, हम विदेश वाला देखेंगे, मतलब आउट ऑफ कंट्री से जो लोग आएंगे, बाहरी देशों से आएंगे, उनका मकसद हो गया। अगली शर्तें क्या हुई? किसी भी यूरोपी से, किसी भी यूरोपी देशों की सेना इसमें नहीं ली जाएगी। इस तरीके से कर दिया। ये सब शर्तें लगा रहा है ब्रिटेन। तो किसी भी यूरोपीय देशों की सेना इसमें नहीं ली जाएगी, और बिना अनुमति के, अंग्रेज कह रहा है बिना हमारी अनुमति के
क्लियर हो गया? अब समझ लीजिए कितने चालाकी से काम कर रहा है। एकदम मोहरा बना लिया, यानी कि बाहरी। अब सोचिए दूसरा कंडीशन क्या था, अगला भी अगर और जोड़ना चाहेंगे तो आप ये भी ध्यान दीजिए कि उन्होंने कहा कि देखिए जिन्होंने मेरे साथ सहायक संधि की, यदि आप सहायक संधि कर लेंगे, कोई भी विदेशी अगर हमारे ऊपर या आपके ऊपर आक्रमण करता है, जितने लोग सहायक संधि के हैं सब के सब एक तरफों के साथ उसका विरोध करेंगे। ये सहायक संधि की शर्तें का मुख्य उद्देश्य था, यही सहायक संधि थी। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कि मुझे लगता है कि अगर सहायक संधि आपको अच्छे समझ में आ गई तो उदय जीएस रिसर्च सेंटर को सब्सक्राइब करना और शेयर करना भी ना भूलें। मिलते हैं और बेहतर क्लास में। थैंक यू फ्रेंड्स।